नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के करंट अफेयर्स, यानी कि आज का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और साथ ही साथ देखिए, यदि आप मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा क्या है। पहली चीज़ें कि करंट अफेयर्स में आपको इससे इतर कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़ें, एज वेल एज मैं आपको डेली एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ। डेली एक क्वेश्चन जो रहते हैं वो ट्रेडिशनल टॉपिक्स रहते हैं। इस समय मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आपको डेली, और साथ ही साथ इसमें पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन को इंक्लूड जो किया जाता है, आपकी डेली एक तरीके से रिवीजन भी चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अभी कम से कम मैं 70 से 80 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुका हूं। 3 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया है ये वाली इनिशिएटिव। सो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। पहले जो प्रश्न की बात करते हैं या पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च की डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप। डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप, और डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप से यह दोनों, इसकी विशेषता ये है कि यह दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। देखिए, डिजिटल कैलेंडर ऐप को शुरू करने और एक तरीके से ऐसी डायरी को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण के अनुकूल रहेगा। पर्यावरण के अनुकूल रहेगा। देखिए, पर्यावरण के अनुकूल कैसे रहेगा, अगर आप मान के चलो सारा काम डिजिटली रूप से करने लगे हैं, तो आप जो अलग से आप जो कैलेंडर खरीदते हैं या कैलेंडर बनवाते हैं, उससे क्या होता है, कागज़ खर्च होता है। और कागज़ कैसे बनता है, कागज़ पेड़ पौधों से बनता है, और जिसके कारण पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण का ह्रास होता है। तो वही चीज़ें, इसीलिए डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सरकार का। और दूसरी बात करें, इसकी विशेषता ये है कि यदि आप इसे डाउनलोड करने चाहते हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आप इसे जाकर इससे इन डायरियों को या कैलेंडर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और राज्य सरकार ने कहा है कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, 11 वर्षों के लिए एक योजना बना रहे हैं कि 11 वर्ष का कैलेंडर इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेगा। ठीक है, तो 11 वर्षों के इंक्लूडेड आपको जो कैलेंडर मिलेगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और बीच बीच में अपडेट होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार अपडेट कर दिया गया है तो और अपडेट नहीं होगा। देखिए, जब भी ये हमेशा ऐप है तो ऑनलाइन सब कुछ इसमें अपडेट होता रहेगा। तो 11 वर्षों के कैलेंडर आपको मिल जाएगा, और डायरी भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। आप चाहो तो इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब आइए बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के आदित्य योगीनाथ मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं। और इन्होंने क्या शुरुआत किया है, दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना, एक योजना की शुरुआत की है, दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021। इस योजना से लाभ क्या होगा, किनको लाभ होगा, जो विकलांग युवक हैं उन्हें क्या मिलेगा, 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और व्यक्तियों को, जो व्यक्ति होंगे उन्हें 20,000 रुपये की राशि कम मिलेगी जब उनका विवाह हो जाएगा। यानी कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो उन्हें 20,000 रुपये की राशि मिलेगी। पहले कितना मिलेगा, 15,000, फिर बाद में कितना मिलेगा, 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। किसके द्वारा दिया जाएगा, राज्य सरकार। कौन से राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह दिया जाएगा। आइए बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है इस समय वर्तमान के, आनंदीबेन पटेल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है, इनको भला कौन नहीं जानता है, श्री आदित्य योगी नाथ जी। दूसरी बात करें तो रिचर्ड शार्प कौन बने, बीबीसी के नए अध्यक्ष बने। रिचर्ड शार्प जो हैं वो बीबीसी के नए अध्यक्ष। बीबीसी का मतलब हो जाता है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन, इसे बीबीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें, ये 64 वर्षीय हैं। इनके बारे में दूसरी बात करें तो एक 64 वर्षीय हैं, यानी कि 64 वर्ष के रह चुके हैं। और इससे पहले गोल्डमैन सैक्स के बॉस भी थे। गोल्डमैन सैक्स के बॉस भी थे। और इनके बारे में विशेषता ये है कि इन्होंने पिछले साल, यानी कि साल 2020 में जो आपका कोरोना वायरस चल रहा था, कोरोना वायरस में इन्होंने एक भूमिका निभाई थी। वो भूमिका इनकी थी आर्थिक प्रतिक्रिया पर अवैतनिक सलाहकार भी थे। एक अवैतनिक मतलब एक तरीके से जो वेतन ना देना पड़े और क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके संदर्भ में इन्होंने काम किया था। दूसरी बात करें इनके बारे में, दूसरी बात करें तो अब बीबीसी का मुख्यालय, बीबीसी के मुख्य बेसिक चीज़ें आइए देख लेते हैं कि बीबीसी का मुख्यालय कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में। और बीबीसी की स्थापना कब हुई थी, 1922 में। इसको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए बात करते हैं आज के अगले टॉपिक के। अगले टॉपिक की बात करें तो बंधन बैंक योजना। बंधन बैंक है, बंधन बैंक ने क्या किया, जवानों के लिए, जो हमारे जवान हैं, जो आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ में, अन्य विभागों में जो हमारे जवान काम कर रहे हैं, उनके लिए
एक योजना लॉन्च की गई है, सौर्य सैलरी अकाउंट। सौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया गया और सौर्य सैलरी अकाउंट की विशेषता ये है दोस्तों कि यह खाता जो होगा जवानों के लिए बिल्कुल जीरो बैलेंस पर खुलेगा। जीरो बैलेंस पर वो खाता खुलवा सकेंगे और इसमें उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना होगा। तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना होगा। और उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी जवान की जो बंधन बैंक में उनका खाता है, यदि किसी जवान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, यानी कि इमरजेंसी या सडनली उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 30 लाख रुपए तक का उनका बीमा भी दिया जाएगा। यानी कि बीमा भी उनका 30 लाख रुपए तक हुआ रहेगा। व्यक्तिगत दुर्घटना में भी उन्हें 30 लाख रुपए, यानी कि उनको कुछ हो जाता है या किसी प्रकार के मृत्यु होने पर, सिंपल सी बातें हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 30 लाख रुपए उनके घर वालों को मिलेगा बीमा के थ्रू, क्योंकि यह बीमा इनका हो जाता है उसी समय। और यदि उनकी मृत्यु होती है हवाई दुर्घटना के कारण, यदि हवाई दुर्घटना के कारण होती है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर किया गया है उनके ऊपर, ठीक है। यानी कि उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले टॉपिक की बात करें तो डॉक्टर राज अय्यर जी बने पहले अमेरिकी सेना के मुख्य सचिव या मुख्य सूचना अधिकारी बने। कौन? डॉक्टर राज अय्यर कौन बने? पहले अमेरिकी सेना के मुख्य सचिव सूचना अधिकारी बने। और इनके बारे में यदि और बात करें कि भारतीय सेना के प्रमुख अमेरिकी सेना के पहले कौन है? भारतीय CIO का मतलब हो जाएगा एक तरीके से मुख्य सूचना अधिकारी, सेंट्रल, ठीक है, या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन्हें कहा जाएगा। और इनके बात और भी करें तो इनके बारे में थोड़ी विशेष चीज़ें यदि देखना हो या इनके बारे में और भी जानकारी हमें उपलब्ध करानी हो तो इनके बारे में बताया जाता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में इन्होंने PhD का स्नातक किए हैं। और दूसरी बात करें तो वर्तमान में कहाँ कार्यरत थे? तो दोस्तों ये थे सेना के सचिव प्रधान सलाहकार के रूप में कार्यरत थे और वहाँ पर ये काम कर रहे थे। अब आइए बात करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की बेसिक डिटेल ये है मित्रों कि वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है और यहाँ के राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? जो बाइडेन जी हैं। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो तमिलनाडु की मानी जाती हैं। आइए बात करते हैं IDFC म्यूचुअल फंड। IDFC म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड, देखिए म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आप चाहो तो 500 रुपये, 1000 रुपये शेयर मार्केट में आप अपना निवेश कर सकते हैं और उससे लाभ कमा सकते हैं। तो IDFC म्यूचुअल फंड ने क्या शुरू किया है? पैसन को रोको मत। इन्होंने कहा है कि देखिए पैसन को रोको मत अभियान चलाया। इन्होंने कहा कि देखिए पैसन को रोको मत, यानी कि इनका कहने का तात्पर्य है कि यदि आप चाहते हो कि शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, अपने पैसे को बचाना चाहते हो, बचत करना चाहते हो, तो आप क्या करिए? शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। और इसीलिए इन्होंने अभियान शुरू किया है पैसन को रोको मत। बहुत ही अच्छा अभियान है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इनके बारे में यदि बात करें तो इस कंपनी के CEO कौन है वर्तमान के? तो V वैद्य जी इस कंपनी के CEO हैं। मुख्यालय कहाँ है? आपका मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। और हाल ही समय में इन्हें एक तरीके से नियुक्त किया गया था, मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और इन्होंने क्या लॉन्च किया है मित्रों? इन्होंने लॉन्च जो किया है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक। और दूसरी बात करें इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो DVO पोर्टल को विभिन्न विभागों के साथ क्या किया जाएगा? ऑनलाइन चैनलों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा या डिजाइन किया जाएगा, जिससे कि नागरिक एक तरीके से नागरिकों के ऊपर निगरानी रख सकेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी पहल है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी है, आप जानते हो, श्रीनगर। और यहाँ के वर्तमान के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। इनके बारे में हमने चर्चा कर भी लिया है। आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट टॉपिक के साथ साथ हम इसके बाद ट्रेडिशनल टॉपिक को भी देखेंगे। आइए बात करते हैं पहले दैनिक जागरण का आज में क्या दिया गया है। दैनिक जागरण के मुख्य चीज़ें की बात करें तो देश में 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा देश का टीकाकरण। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है, आप जानते हैं। बहुत सारे देश भारत का इंतजार भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की यहाँ पर जिक्र किया है। आइए बात करते हैं किन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। 61,000 से ज़्यादा प्रोग्राम मैनेजर किया जाएगा भारत में। पूरे भारत में 61,000 से ज़्यादा प्रोग्राम मैनेजर किया जाएगा।
और जिसमें टीका लगाने वाले जो लोग होंगे 2 लाख होंगे और जो इनके सहायक सदस्य के रूप में काम करेंगे 3.7 लाख अन्य सहायक सदस्य यहाँ पर काम करेंगे। तो इसको आप चाहो तो याद रख कर सकते हो, थोड़ा सा एक आपकी इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसमें से कुछ आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आइए बात करते हैं जो मैंने आपको कल प्रश्न दिया था उसके आंसर की बात करते हैं। मैंने आपको प्रश्न दिया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया। तो वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। देखिए ध्यान रहे कि प्रस्तावना में बात कही गई है, नहीं तो आप सोचो कि सर वयस्क मताधिकार ही तो हमारे यहाँ लागू है कि जो लोग 18 साल के ऊपर हो जाते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम आ जाता है वे लोग क्या कर सकते हैं, लोकसभा विधानसभा और प्रधानी के चुनाव में क्या कर सकते हैं, एक तरीके से अपना मतदान कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जो है वो है आपका हम भारत के लोग यानी जनता, ये भारत के राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करें तो हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान से यह लिया गया है, ठीक है, हमारे संविधान में लिया गया। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी, कनाडा से ली थी। तो आप जानते हैं संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र सरकार होगी, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगी। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में मिलता है। तो भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। आपने अनुच्छेद 1 में इस बात की चर्चा की गई, आपने देखा भी होगा। और भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, यानी 12 शेड्यूल हैं। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। संघीय का नहीं किया गया है, गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, और बंधुत्व वगैरह तमाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहां पर हम सारी चर्चा नहीं करेंगे। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रोविजन किया गया है या कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 25 पार्ट्स भी मिलते हैं, 25 भाग भी मिलते हैं, तो दैट विल बी ऑल्सो राइट, तो वो भी आपका सही होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया। संविधान की प्रस्तावना में वैसे यहाँ पर जो आंसर दिया गया वैसे गलत है, तो समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य शब्द को वहाँ पर चर्चा किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सर्वसत्ताधारी की बात कहीं की नहीं गई है, बाकी इन शब्दों का तो चर्चा की गई है, लेकिन वहाँ पर ये शब्द ज़्यादा वहाँ पर लोकप्रिय हैं। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की तो हमारे संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, प्रस्तावना की बात की जा रही, ध्यान रहे कि प्रस्तावना की बात की जा रही है, तो वयस्क मताधिकार का कोई भी प्रोविजन वहां पर नहीं लिया गया है। और नेक्स्ट बात करें आज के अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है और कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। आप जानते हैं कि इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता का मतलब ये हो गया कि जैसे आप बोलते हो आई एम इंडियन, तो आप केवल भारतीय हैं, आप भारत के ही नागरिक हैं और अलग अलग राज्यों के नहीं। अगर राज्यों की बात करें तो आप भारत के उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, ना कि वहाँ के नागरिक। तो नागरिक आप किसी देश के हो सकते हैं, किसी राज्य के नहीं। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, भारत का संविधान कैसे वर्णित करता है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और भारत के संविधान देश का इस रूप में वर्णित करता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि अभी आप प्रश्न को गलत करते हैं तो समझ लीजिए आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं या अच्छे से वीडियो को देख नहीं रहे। भारतीय संविधान को ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भी लिया है, और कहाँ से लिया गया है मित्रों, वो है आपका कनाडा। मैंने आपको बता दिया है, कनाडा के बारे में 2-3 बार मैंने आपको बता दिया और 2-3 बार यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करें तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, भारत की जनता से। और भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं
कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा जोड़ा गया, आप जानते हैं। तो मित्रों आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, आप सभी लोग जो लोग भी वीडियो को देखते हैं आप तुक्का ही मारिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। यदि आप क्वेश्चन को नहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही ट्रेडिशनल टॉपिक है और आप इनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हो, तो इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? मित्रों ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप सभी लोग इसको कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ, यदि आपको वीडियो भी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8920340192 पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिए और उसमें आपको लिखना है करंट अफेयर्स पीडीएफ आपको लिखना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरे जो आपको एक तरीके से अभी से लेकर यानी कि 3 जनवरी से लेकर आज तक की आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मित्रों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।